नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगी। रोना रोने के लिए अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी। इधर ट्रंप का नंबर 2 पीएम मोदी से मिलने आ गया है। और अब कौन सा असल धमाका होने वाला है आज आपको बताऊंगा। चीन अमेरिका के घमासान के बीच मोदी ट्रंप की डील तैयार। ऐसा क्या होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, आज इसका चैप्टर है। अमेरिका में राहुल गांधी का वो झूठ जो भारत में एक्सपोज हो गया, आज वो भी आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ा बवाल। सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद अब क्या बड़ा एक्शन होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार। इंदिरा गांधी से लेकर अरुण जेटली तक कौन कौन उठा चुका है बड़े सवाल। क्या सुप्रीम कोर्ट सीमाएं लांघ रहा और सरकार के काम कर रहा है क्या? पूरा सच क्या है आज आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा दिल्ली में कुणाल मर्डर कांड की मास्टरमाइंड लेडी डॉन जिक्रा पर विस्फोटक खुलासा हो गया। लेडी डॉन जिक्रा और लॉरेंस बिश्नोई का क्या कनेक्शन निकल आया है आज आपको बताऊंगा। और मात्र 2 किलो के बम का ऐसा धमाका जिसने 11,000 किलोमीटर दूर ट्रंप का व्हाइट हाउस हिला दिया। कश्मीर बॉर्डर पर पीएम मोदी ने कौन सी डिवाइस लगाई जो एक एक आतंकी को मच्छर की तरह ढूंढ कर मारेगी, आज यह भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सोने की कीमत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार चली गई है। दिल्ली में आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,250,000 रुपए हो गया। आज एक दिन में ही सोने के भाव में 1,650 रुपए की तेजी आई। 1 जनवरी से लेकर अब तक सोने की कीमत में 20,850 रुपए का उछाल आ चुका है। यानी इसी साल सोने की कीमत 26% से ज्यादा की बढ़त दर्ज कर चुकी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने आज मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की। सुकांता मजूमदार हिंसा में मारे गए हिंदू पिता और बेटे के परिवार से मिले। इस दौरान सुकांता मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और सवाल पूछा कि 10 दिन हो गए फिर भी मुख्यमंत्री क्यों नहीं आई है। क्या ममता बनर्जी भी ऐसा ही करती अगर पीड़ित हिंदू समुदाय से नहीं होते। धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वेटिकन ने बयान जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है। पीएम मोदी ने भी पोप के निधन पर दुख जताया। पोप फ्रांसिस पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। देश में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या संसद? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है कि वो राष्ट्रपति को भी आदेश दे दे? संविधान में किसकी क्या ताकत है, इस पर देश में कई दिनों से बहस छिड़ी हुई। और इस बहस में अब भयंकर बवाल मच गया जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को ही धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेदार बता दिया। कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। बीजेपी सांसद के इस बयान पर अब भयंकर बवाल मच गया है। इंडी गठबंधन को मौका मिल गया है वो इस बहाने नरेंद्र मोदी को कोस सके। यह भी आरोप लगने लगे कि बीजेपी नेता तो खुलेआम कोर्ट को धमका रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने सांसद के बयान से खुद को अलग कर लिया और बयान को खारिज कर दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो गई। अब निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की माफ कीजिएगा, अब निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई सांसद विवादित बयान देता है तो उस पर कानूनी तौर पर क्या एक्शन हो सकता है, क्या उसे जेल हो सकती है, ये सब आपको आगे बताऊं। निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी टिप्पणी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कह दिया है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं है। उधर एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी भी की जिससे यह सरकार को मैसेज चला गया कि निशिकांत दुबे के बयान से कोर्ट आहत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि हम पर पहले ही कार्यपालिका के काम में दखल देने के आरोप लग रहे हैं भाई। यानी निशिकांत दुबे के खिलाफ बात अभी खत्म नहीं हुई। और ऐसा नहीं है कि निशिकांत दुबे पार्टी से लेकर विपक्ष और कोर्ट सबके निशाने पर है, बल्कि देश में ऐसे भी लोग हैं जो खुलकर निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कई बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से नाराज हैं। आज पाठशाला में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के दायरे में बारे में बात करेंगे। कौन किसके काम में दखल दे रहा है, नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कुछ सोचने की जरूरत है, नहीं है, सरकार को क्या सोचने की जरूरत है, इन सब पर आज बात होगी। इस पूरे मामले में इंदिरा गांधी और अरुण जेटली जैसे नेता क्या कह कर गए हैं यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले विवाद की एक झलक देखिए। धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। तुम लोग ट्यूबलाइट हो।
सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, वो सर्वोच्च ही रहेगी। बहुत खौफनाक बयान है। चुने राष्ट्रपति सर्वोच्च है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सब कूद पड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ एक्ट के खिलाफ, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, दिखानी चाहिए, लेकिन इस पर कायम रहना चाहिए। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की ताकत पर छिड़ी बहस को नया मोड़ देने वाला जो निशिकांत दुबे का बयान है, पहले आपको एक बार वो सुन लेना चाहिए, जिसने इस पूरे मामले की बहस को कहीं से कहीं मोड़ दिया। दरअसल वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, उसी बहस के दौरान यह मुद्दा उठा कि 200-300 साल पुरानी वक्फ संपत्तियों के कागज कहां से लाए जाएं। इस बात का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने वो बयान दे डाला जिससे इस बवाल का नया चैप्टर खुला। एक बार वो बयान सुनवा देता हूं। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हालांकि इस बयान को खारिज कर दिया। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ऐसे बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते, बीजेपी इसे खारिज करती है। सभी को ऐसे बयान न देने के आदेश भी दिए गए। बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा तो कर लिया, लेकिन विपक्ष के नेताओं को मौका मिल गया। सबसे ज्यादा तो ओवैसी भड़क गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने लगे। सुनिए जरा ओवैसी को। अरे जालिमो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। यानी हर कोई भाई अचानक से सुप्रीम कोर्ट के लिए उनका दिल जो है वो एकदम से वो हो गया है। ओवैसी, राम मंदिर पे आज तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके दिल में जो है वो उतर नहीं पा रहा है। तब तो इनको राम मंदिर का फैसला पसंद नहीं आता है। आज कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को रेडिकलाइज कर रही, धार्मिक युद्ध होंगे नहीं कहा था भाई। उन्होंने कहा था कि धार्मिक युद्ध जो हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहे हैं और हो जाएंगे, ये नहीं कहा था। तो कम से कम बयान ना पलटिए, लोगों में डर ना भरिए। निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस भी भड़क गई। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही। सुनिए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद को। जो लोग हैं, जो एमपीज हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। राहुल गांधी विदेश जाकर देश की हर संस्था को खत्म बता सकते हैं। आज कांग्रेस करी बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठ गया। ओहो, आज सुप्रीम कोर्ट के अपमान पर आंसू बहाने वाली कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान करती है ये आगे दिखाऊंगा। आपको इंदिरा गांधी का वो बयान भी सुनाऊंगा जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट पर भयंकर टिप्पणी कर रही हैं। लेकिन पहले बात मौजूदा विवाद की। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच नए विवाद का चैप्टर तब खुला जब 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल की तरफ से रोके गए बिलों को गलत बताया। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी बिल को लेकर समय सीमा तय कर दी और आदेश दे दिया कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को भी 3 महीने के भीतर फैसला लेना ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की टाइमलाइन सेट करने पर ही विवाद खड़ा हुआ। सवाल उठने लगे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक ताकतों से बाहर जाकर राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। इसे कार्यपालिका में सुप्रीम कोर्ट का दखल मानने लगे कई लोग। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सवाल उठाए, कहा था कि जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। इस मामले में बयान देते हुए निशिकांत दुबे और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी बयान दिया, लेकिन इनके बयान पर विवाद हो गया। राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने क्या कहा था, आपको एक बार वो भी सुनवा देता हूं। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो गंभीर और कड़वी भाषा का इस्तेमाल किया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी आहत दिख रहा है। आज 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी टिप्पणी से यह जता दिया कि निशिकांत दुबे का बयान चुभने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हिंसा को लेकर सुनवाई हो रही थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से बंगाल हिंसा को लेकर सख्त एक्शन की मांग की गई। इसी तरह एक और याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक्शन लेने के लिए कहे। इस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि इसे कौन रोक सकता है, ये तो सरकार का काम है कि वो इसके लिए नियम बनाए। हमारी आलोचना की जाती कि हम कार्यकारी कार्यों और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जता दिया कि निशिकांत दुबे का बयान उनके कानों तक पहुंच चुका है और वो उसे यूं ही नहीं जाने दे सकते। शायद यही वजह है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिकाकर्ता ने यह मांग रखी कि वो निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की याचिका डालना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप इसे फाइल करें, इसके लिए हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि केस चलाने के लिए आपको अटॉर्नी जनरल की मंजूरी लेनी होगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की लड़ाई लड़ रहे एक पक्ष के वकील ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमन को लेटर लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत मांगी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार कोर्ट खुद अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है या फिर इसके लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की अनुमति लेनी होती है। अगर इस मामले में निशिकांत दुबे अवमानना के दोषी पाए जाते हैं तो फिर उन्हें 6 महीने की जेल या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। हालांकि ऐसे केस जिसमें पब्लिक फिगर शामिल हैं, ज्यादातर मामले माफी से निपटा दिए गए। साल 1970 में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरीपाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 50 रुपए का जुर्माना लगाया था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि कोर्ट अमीरों के हक में फैसले देता है। यानी 2 बातें क्लियर है कि चाहे संसद ही क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन पर एक्शन ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर सांसदों की सदस्यता नहीं जाती, क्योंकि उस केस में सजा 2 साल की होनी चाहिए। निशिकांत दुबे पर कानूनी एक्शन होगा या नहीं होगा, यह आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निशिकांत दुबे का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जिनका यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार दोहरा रवैया अपनाता है या फिर कोर्ट को मिली असीमित शक्तियों का दुरुपयोग होता है। जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाकर सरकार के फैसले में दखल देता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना चाहिए, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ जज ही जजों की नियुक्ति करेंगे, यह सिस्टम खत्म होना चाहिए। हाल ही में जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से पैसे मिलने का मामला आया था, तब भी कई लोगों को यह लगा कि जैसे आम आदमी के घर पर कैश मिलने पर एक्शन होता है, जजों के खिलाफ वैसा एक्शन होना चाहिए। कई लोग इस बात से भी नाराज हैं कि बंगाल जैसी हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। ऐसे कई सवाल हैं जो वक्त वक्त पर सुप्रीम कोर्ट पर उठते रहे, और यह सवाल अब से नहीं, बहुत पहले से उठ रहे हैं। आपको अरुण जेटली का एक पुराना बयान सुनाता हूं। साल 2013 में सांसद के तौर पर अरुण जेटली ने यह आरोप लगाया था कि रिटायरमेंट के बाद भी जज बढ़िया जॉब और लुटियंस दिल्ली में बंगले की चाहत में, पोस्ट रिटायरमेंट की चाहत में जज
प्री रिटायरमेंट जो फैसले लेते हैं वो प्रभावित होते हैं। सुनिए अरुण जेटली का पुराना बयान। Almost everyone, barring a few notable honorable men who are an exception, wants a job after retirement, and we are lavishly creating it for them. If we don't create it, they themselves create it. I think this whole temptation of continuing to occupy a Lithian's bungalow is a very serious temptation. And therefore, the desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. अरुण जेटली का यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संसद में दिया हुआ बयान है। और अरुण जेटली सिर्फ सांसद नहीं थे, वो वरिष्ठ वकील थे, मतलब उस सिस्टम में काम करने वाले व्यक्ति भाई। और वो ये कह रहे थे कि भाई ये सिस्टम रुकना चाहिए, और वो कह रहे थे कि भाई पोस्ट रिटायरमेंट की चीजों के लिए प्री रिटायरमेंट के फैसले जो है वो प्रभावित हो रहे हैं जजेस। ये उनका आरोप था। लेकिन ये समझना जरूरी है कि सवाल उठाने वाले की नियत करते हैं। राहुल गांधी भी विदेश जाकर कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, कभी कहते हैं कि जुडिशरी बीजेपी आरएसएस के प्रेशर में काम करती है। राहुल गांधी की पार्टी अगर चुनाव में जीत जाती है तो ईवीएम ठीक नहीं तो खराब, पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ठीक, नहीं तो भारतीय जुडिशरी दबाव में काम करती है। कई लोगों को लगता है कि निशिकांत दुबे भी जब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर दे रहे हैं तो वो भी वही काम कर रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। और उनका ये जो बयान का हिस्सा था कि धार्मिक युद्ध सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी वजह से हो रहा है, ये कई लोगों को लगा कि ये अवॉइड होना चाहिए था। इसकी वजह से बहस किसी और डायरेक्शन में चली गई, जबकि यही सुप्रीम कोर्ट, आपको याद रखना चाहिए कि जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला देता है तो उसकी वाहवाही होने लगती है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले कई बार ये भूल जाते हैं कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने लंबी सुनवाई के बाद फैसला दिया, जिसने राम मंदिर बनने का रास्ता क्लियर किया। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी पर इतने आरोप लगे, लेकिन तथ्यों और सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ही नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। अनुच्छेद 370 पर फैसला हो, पेगासस विवाद पर फैसला हो, राफेल डील पर फैसला हो, ट्रिपल तलाक पर फैसला हो, ये सारे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किए। ऐसी लंबी लिस्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को परखा और उन्हें क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से पास कानूनों को भी संवैधानिक तौर पर परखा और क्लीन चिट दी। तो अगर फैसले पक्ष में आए तो सुप्रीम कोर्ट सही, पक्ष में ना आए तो सुप्रीम कोर्ट गलत, ये नैरेटिव राहुल गांधी चलाते हैं। यही अगर बीजेपी के लोग चलाएंगे तो फिर फर्क कहां रह गया। हां, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट को लेकर, कुछ और चीजों को लेकर चर्चा की जरूरत है, ये बहुत लोग मानते हैं, लेकिन भाषा संयमित होनी चाहिए, यह भी कई लोगों को लगता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की ताकत पर छिड़ी बहस के बीच अनुच्छेद 142 की भी बड़ी चर्चा है, क्योंकि संविधान के इस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक संविधान सुप्रीम कोर्ट को कुछ जरूरी शक्तियां देता है जिससे सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय सुनिश्चित कर सके। मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि पूर्ण न्याय नहीं हो रहा है तो वो इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में आदेश दे सकता है जो कोर्ट के सामने पेंडिंग हो और कोर्ट को लगे कि पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है। कोर्ट इस शक्ति का इस्तेमाल तब करता है जब मौजूदा कानून से पूर्ण न्याय न मिल पाए। हालांकि यहां यह साफ है कि अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए और संविधान की मूल भावना के अनुरूप होना चाहिए। राम मंदिर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत दी गई अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल किया था। निशिकांत दुबे के बयान को विपक्षी पार्टियां